इंडिया एक जरूरत थी समय की। मोदी नाम है ना, और आप सोचते हैं उसके सामने एक नाम दीजिए, हमारा नाम इंडिया है। आगामी चुनाव को लेकर के क्या आप सभी दल एक सेम पेज पर हैं? देखिए, मेरे और आपके निजी संबंध कैसे, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे करते या नहीं करते, ये अलग मुद्दा है। अभी 24 मुद्दा है और देश मुद्दा है और हम सब एक हैं। हम 543 सीटों पर आप इंडिया का एक मजबूत उम्मीदवार देखेंगे, हम इस जंग को जीतेंगे। प्राइम मिनिस्टर का चेहरे को लेकर के कोई सहमति आप लोगों की आपस में बनी है? किसी को सत्ता का लालच नहीं है, ना प्रधानमंत्री अभी कोनों का मुद्दा है। हमारे लिए हर राज्य महत्वपूर्ण है। एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के प्रति छत्तीसगढ़ की बात करें, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वहाँ हम वापसी कर रहे हैं। राजस्थान की बात करेंगे, इतिहास रचने जा रही है वहाँ पर कांग्रेस। आगामी चुनाव के लिए क्या स्ट्रैटेजी है अलायंस की? लोकसभा चुनाव और जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनके लिए क्या रणनीति आपकी? नमस्कार, जागरण डायलॉग्स 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और CWC मेंबर अलका लांबा जी। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भी स्मृति जी। अलका जी, शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी कि INDIA अलायंस को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। फोकस में है तो बातें तो तमाम तरीके की हो ही रही हैं, अटकलें हैं कि अलायंस में इंटरनल जो संबंध हैं वो कैसे हैं, और आपस में आप सब सेम पेज पे हैं चुनाव को लेकर के कि किस तरीके की आप लोगों की आपस में अभी सांठगांठ है? देखिए, आपने कहा INDIA, बीजेपी इसको बौखलाहट में I.N.D.I.A कह रही है। हमारे लिए ये इंडिया है। इंडिया मतलब संविधान कहता है, अर्थात भारत। कोई अंतर नहीं है इंडिया और भारत में। इंडिया एक ज़रूरत थी समय की। देश देख रहा था कि छोटे छोटे दल हैं और उन दलों को सत्ता, धन, बल, ED, CBI के दम पर हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की स्थिर चुनी हुई सरकारों को कर्नाटका, मध्य प्रदेश और बहुत से राज्य, महाराष्ट्र, तोड़ा गिराया जा रहा है। सहमति बनी कि हमें एक समूह बनाना है जो धर्मनिरपेक्ष दलों का हो, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है वचनबद्ध हो, और जो देश के सबसे बड़े मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़कर देश के जो बड़े मुद्दे आज देश के सामने चुनौती भरे खड़े हैं, उसको लेकर आना है। सहमति बनी। पटना की पहली मीटिंग में 16 राजनीतिक दल जुड़े और आगे बढ़ते हुए जैसे हम बेंगलोर मीटिंग में पहुंचे, 16 से 26 समूह हो गए। और आपने मुंबई तीसरी मीटिंग में देखा कि हम लोग अपने एजेंडे क्या होंगे, समूह बनेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सीट शेयरिंग को लेकर राज्यवार मीटिंगों का सिलसिला हुआ, जिसके तहत शरद पवार जी के यहाँ पर पहली मीटिंग हमारी होती है। तो इतने कम समय में हम लोग यहाँ तक सफर पहुंचे। लेकिन आप लोगों के आपसी संबंध हैं कैसे अलका जी? क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के क्या आप सभी दल एक सेम पेज पर हैं? देखिए, मेरे और आपके निजी संबंध कैसे, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे करते या नहीं करते, ये एक अलग मुद्दा है। पर अगर हम अपने निजी व्यक्तिगत एक दूसरे के लिए जो हमारे विचार छोड़ दें, और देश का विचार क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आज उस पर हमला है और हम दोनों अगर उसके लिए लड़ें तो यही वो घटक दल हैं। मुझे मालूम है दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी है तो TMC लेफ्ट, और हमारे साथ जो है बंगाल में है, और केरल में अगर जाएंगे तो भाजपा वहाँ नहीं है, सीधा लेफ्ट और कांग्रेस, और दोनों इंडिया के समूह में हैं। तो हम क्षेत्रीय में क्या होगा, अभी मुद्दा नहीं है, अभी 24 मुद्दा है और देश मुद्दा है, और हम सब एक हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है समय रहते सहमतियां बनेंगी, सीट शेयरिंग होगा, और हम 543 सीटों पर आप इंडिया का एक मजबूत उम्मीदवार देखेंगे, जो भाजपा की तानाशाह धर्मनिरपेक्ष पे जो हमला है, संविधान लोकतंत्र पे जो हमला है, उसे हराते हुए, परास्त करते हुए दिखेगी। और दम किसके दम पर? किसान, बेरोजगार युवा, आदिवासी दलितों के दम पर, महंगाई की मार झेल रही आदिवासी महिलाओं के दम पर हम इस जंग को जीतेंगे। 3 आप लोगों की मीटिंग्स अलायंस की अभी तक हो चुकी हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का चेहरे को लेकर के कोई सहमति आप लोगों की आपस में बनी है? आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती दे सकता है? देखिए, सहमति होने न होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि चर्चा ही नहीं है। प्रधानमंत्री कौन होगा, सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, किसी को सत्ता का लालच नहीं है, ना प्रधानमंत्री अभी कौन होगा मुद्दा है। मुद्दा हमारे लिए एक ही है कि देश के गरीब किसान, सरहद पे मिलती चीन से चुनौतियां, महिलाओं के साथ हो रहा यौन उत्पीड़न, वो भी भाजपा के खुद के नेताओं से। ब्रजभूषण शरण भाजपा के नेता हैं, हमारी पहलवान बेटियां आंदोलन करती हैं और सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद FIR होती है, वरना अमित शाह जी से दिल्ली पुलिस इतनी डरी हुई है कि FIR नहीं होती है। डबल इंजन की सरकार के तहत मणिपुर जलता है और आदिवासी हमारी बेटियों को
थाने से खींच कर लाकर बाहर नग्न करके सामूहिक बलात्कार उनका किया जाता है। संदीप सिंह हरियाणा में अभी इस समय मंत्री हैं, यौन उत्पीड़न के उन पर गंभीर आरोप है, लेकिन वो हटाए नहीं जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, इनके उन्नाव के विधायक, कितना संघर्ष के बाद हम लोग वो जंग जीत पाए। कठुआ उन्नाव में अपराधियों के समर्थन में आपने रैलियां देखी। तो चुनौती हमारे लिए व्यक्ति नहीं है, इन्हें सूट करता है मोदी वर्सेस करिए। मोदी नाम है ना, और आप सोचते हैं इसके सामने एक नाम दीजिए, हमारा नाम इंडिया है। आगामी जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनके बारे में अगर बात करूं तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान कितने खास और कितने अहम हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी की बात करूं कितने अहम और खास हैं ये दोनों राज्य, और राजस्थान की बात करूंगी कि वहाँ पे एक ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। बिल्कुल। तो इस ट्रेंड को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे राज्य में चुनाव है या नहीं है, हमारे लिए हर राज्य महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं, डबल इंजन का मणिपुर जल रहा है लेकिन महत्व नहीं रखता। महत्व रखते हैं चुनावी राज्य, वो आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं दिख रहे। कांग्रेस के लिए पूछेंगे तो हमारे लिए चुनावी नजर से सिर्फ मैं देखूं तो बिल्कुल 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। उम्मीद कर रहे हैं हिम्मत दिखाए भाजपा। जम्मू कश्मीर भी काफ़ी समय से लोकतंत्र से वंचित है, वहाँ के लोगों का अधिकार छीना, वहाँ पर भी हो। हमारे लिए 6 के 6 ये राज्य जो है वो महत्वपूर्ण हैं। आपने सही कहा, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें, 15 से भाजपा की रमन सिंह सरकार थी। हमें एक मौका मिला 5 साल के लिए, और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कामयाबी से हमने किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर तबके के लिए काम किया, और वहाँ हम वापसी कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाजपा को 15 साल दिए तो कांग्रेस को एक मौका और बनता है, और वो हमें वहां हमारे कामों पर मिलेगा। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2018 में हम सरकार बना चुके थे, लेकिन क्या हुआ, भाजपा का वही लोकतंत्र के जहां पर आप चुनाव जीतते नहीं, बहुमत नहीं मिलता, वहां आप अपने धन, बल, सत्ता, लालच देते हैं, और लालच में कुछ लोग आए, हमारी वहां चुनी हुई सरकार, लोगों ने चुना था, हमें बहुमत दिया था, वो गिराई गई। हम वहां वापसी कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के प्रति, और वहां 50% भ्रष्टाचार की सरकार लोग मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अब से बात कर रही हूं, कल की घटना, नाबालिग बेटी जो दिव्यांग है, नाबालिग है, हाँ, वो बिल्कुल से दुष्कर्म होता है, घंटों सड़कों पर रहती है। मुझे नहीं मालूम क्या हो गया उज्जैन के लोगों को, मध्य प्रदेश वो कभी ऐसे नहीं थे, महाकाल की धरती है, वहाँ एक बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है, और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा का एक नेता नहीं बोलता है। तो ये मुद्दों पर हम मध्य प्रदेश में वापसी करने जा रहे हैं। आपने राजस्थान की बात की, मैं आपसे सहमत हूँ। राजस्थान का इतिहास रहा है 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, और वहाँ पर फिर मैं कहूँगी महंगाई बड़ा मुद्दा था। अशोक गहलोत सरकार अकेली देश की सरकार है जो मात्र 500 रुपए में एलपीजी घरेलू सिलेंडर महिलाओं को दे रही है, जहां दूसरी जगह 1200-1300 रुपए, 1150 में सिलेंडर मिल रहा था। मोदी जी, देश की भाजपा सरकार घबराई और दबाव में आई, जो दबाव हमने बनाए रखा था कि 200 रुपया कम किया, लेकिन अभी 400 रुपया और कम उन्हें करना होगा। पेट्रोल डीजल आज भी रिकॉर्ड ब्रेक है। तो आप राजस्थान की बात करेंगे, इतिहास रचने जा रही है वहां पर कांग्रेस, और इतिहास की हम दोबारा वहां सरकार बनाएंगे जो कभी नहीं हुआ है। तो वहां पर भाजपा साफ है और कांग्रेस वापसी कर रही है। तेलंगाना की अगर बात करेंगे, वहां पर भाजपा बिल्कुल नहीं है। वहां बीआरएस एक पार्टी है जिसे हम भाजपा की ही बी टीम मानते हैं, क्योंकि जहां भाजपा नहीं जीतती वहां बी टीमों को आगे करके वो कांग्रेस से सत्ता छीनना का जो है वो चाहती है। लेकिन अभी हम लोग की वर्किंग कमेटी मीटिंग हैदराबाद में हुई, और उसके बाद हमने वहीं पर श्रीमती सोनिया गांधी जी भी उस जनसभा में थी। लाखों लोग तो पता थे, 5-6 लाख से ऊपर लोग थे, और मैं गवाह हूँ उस बात की कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब वहाँ पर बोलना शुरू किया तो जिंदाबाद के नारे लगे। उनको एहसास हुआ कि तेलंगाना राज्य की जो वर्षों से मांग थी उसे मानने का काम, उसे अलग राज्य और पहचान देने का काम कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपी की सरकार के समय सोनिया गांधी जी ने किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम जो तेलंगाना में थोड़ा सा पिछड़ रहे थे, अब हम उसको भी कवर कर चुके हैं और वहाँ पर भी हमारी सरकार बन रही है। अब आती हूँ मिजोरम में। मणिपुर डबल इंजन की सरकार किस तरीके से फेल हो रही है कि आज भी जब मैं आपसे बात करूँ वहाँ लगातार हिंसा हो रही है। 2 छात्रों को अगवा किया जाता है और उसके बाद उनके शव मिलते हैं। कोई भी नेता आज भी आवाज नहीं उठा रहा मणिपुर के लिए। डबल इंजन की सरकारें हैं भाजपा की। मिजोरम चुनाव है, मणिपुर से लगा हुआ है, स्वाभाविक है। जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है कि देखिए मेरे डबल इंजन की सरकार है, आपकी असम में और मणिपुर में, मुझे मिजोरम में दीजिए। असम में क्या हो रहा है, मेघालय और असम के लोग बॉर्डर विवाद को लेकर उलझे हुए हैं। वहाँ पर देखिए आज भी हिंसा की फीटो आ रही है, वही मणिपुर है। तो मिजोरम भी पूरा भरोसा है, वहाँ की जो एलायंस पार्टी उनकी थी उन्होंने भी साथ छोड़ा है।
तो भाजपा का सर आप साथ देखेंगे दक्षिण भारत में AIADMK ने उनका साथ छोड़ दिया, उससे पहले शिवसेना ने छोड़ा, शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ा, DMK एक समय पर उनके साथ था, PDP NC उनके साथ था एक समय तो ममता बनर्जी भी अटल जी की सरकार में थी। तो आप देखिए एक एक करके इनके घटक दल छोड़ रहे हैं और इंडिया मजबूत हो रहा है, NDA जो है वो कमज़ोर हो रहा है। राजस्थान चुनाव को लेकर के मेरी हाल फिलहाल जो कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जिनसे भी बातचीत हुई थी, हाँ जी। तो उन्होंने ये बोला कि एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो दलितों के साथ दुष्कर्म हो, चाहे फिर वो तमाम तरीके का, चाहे डेवलपमेंट की हम बात करें, चाहे बेरोज़गारी की बात करें, तो उनका ये मानना है कि ये जो ट्रेंड है ये रिपीट होगा और वापसी अब 5 साल बाद बीजेपी की ही होगी। देखिए आपको भूलना नहीं चाहिए, भाजपा के राजस्थान में कुल 25 सांसद है, 25 के 25 सांसद 2014-2019 में मोदी जी को मिले। 25 सांसदों में आप कहते हैं राजस्थान में रिपीट होगा, आपने कुछ किया ही नहीं तो राजस्थान में भाजपा रिपीट नहीं होगी। लोग ये पूछ रहे हैं 25 सांसद, केंद्र में 10 साल आपकी सरकार और 10 के साथ आपने क्या किया है? 25 सांसदों ने आप दिल्ली से राजस्थान के लिए क्या लाए हैं? आपने वहाँ का GST जो उनका अपना हक बनता है, राजस्थान का जो रेवेन्यू और वो सब जो केंद्र को देना है, किसी तरह का कोई मदद नहीं की। शेखावत जी हो, ओम बिरला जी हो, वसुंधरा जी हो, इतना विवाद है, आज चुनौती दे रहे हैं अपना मुख्यमंत्री तो घोषित करिए। जो हमसे प्रधानमंत्री का नाम पूछते हैं वो शिवराज सिंह चौहान को या रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ में और या वसुंधरा राजे जी को राजस्थान में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ से छुट्टी करके आपको मध्य प्रदेश भेजना पड़ रहा है, विधानसभा लड़िए जाकर, क्योंकि आपको पता है चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, भाजपा को सीधे टक्कर देते हुए 5 में से 3 राज्यों में सीधे टक्कर है, सीधे मुकाबले में हराते हुए 2018 की तरह हम तीनों राज्यों में एक बार फिर वापसी करने जा रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए क्या स्ट्रैटेजी है अलायंस की? किस तरह से आप लोकसभा चुनाव और जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनके लिए क्या रणनीति आपने तय की? देखिए आपने देखा होगा हमारे अलग अलग समूह बन गए हैं कि ये मीडिया देखेंगे, ये सोशल मीडिया देखेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र मुद्दे क्या होंगे, और ये एक ग्रुप बना है जो आपस में बातचीत करके, जिसमें हमारे सीनियर KC वेणुगोपाल जी और बहुत सीनियर नेता है कि वो बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर, कौन कितनी सीटों पर और कौन सी सीटों पर लड़ेगा, वो सब प्रक्रिया और वो काम हमारा लगातार निरंतर अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो कर रहे हैं, वो चल रहा है हम लोगों का। लेकिन अभी मुझे लगता है ये 5 राज्यों के चुनावों की वजह से थोड़ा सा कांग्रेस की जो है वो उसमें हम चाहते थे मीटिंगें और ज़्यादा हों, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही है जो इन 5 राज्यों में भाजपा से लड़ रही है और हमारी प्राथमिकताओं में ये 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश रहेगी कि जो इंडिया समूह की मीटिंगें हों उसमें हम लगातार हिस्सा लेकर उस काम को आगे बढ़ाते रहें। विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के मैं बात करूंगी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है ये विमेन रिजर्वेशन बिल? हो सकता था। 10 साल आपने महिलाओं को उनके हक अधिकार से वंचित रखा। 10 साल, 2014 में आपको पूर्ण बहुमत मिला, 19 में मिला, इतने दिन का तो काम था, 2 दिन का, एक दिन कैबिनेट, दूसरे दिन लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा पास था। आपकी नियत नहीं थी, आपने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आते हैं, वो भी देर आते हैं, दुरुस्त नहीं आते हैं। आज क्या रोड़ा अटका दिया, है ना? पहली बार इतिहास उठा के देखेंगे कि कोई सरकार बिल लाती है और उसका विपक्ष बिना शर्त समर्थन करता है और रोड़े अटकाने का काम विपक्ष नहीं, सत्ता कर रही है। महिला आरक्षण में रोड़ा अटका दिया कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर महिलाओं को उनके अधिकार देंगे। और कब देंगे? 1-2 साल में, 5-7 साल में, 8-10 साल में, कुछ नहीं पता। 10 साल तक तो ये अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारी ये मांग है, परिसीमन, जनगणना के रोड़े जो अटकाएं हटाइए। OBC महिलाओं से क्या दुश्मनी है भाजपा संघ RSS की प्रधानमंत्री जी की? नहीं समझ आ रही कि हम विपक्ष मांग कर रहा है, हम महिलाएं मांग कर रही है कि हमारे जो 33% हिस्सेदारी है उसमें OBC महिलाओं को भी आप भागीदारी दीजिए। हमें कोई विपक्ष को भी आपत्ति नहीं, मेरी जैसी जनरल महिलाओं को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा RSS दलित, आदिवासी और OBC विरोधी है, इसलिए महिलाओं को हक नहीं देना। जुमला पकड़ा दिया आपके हाथ में। मेरी थाली में 10 साल बाद, खाली थाली में 10 साल बाद खाना तो रखा, लेकिन अब शर्त लगा दी कि अगले 10 साल तक मैं ये खा नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे थैंक यू मोदी जी कहना है ना? सो मुझे लगता है ये जुमला है, ये धोखा है, ये अपमान है आदि आबादी का। क्योंकि आपको याद होगा श्री राजीव गांधी जी सबसे पहले महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए शब्द किसका था? ये युवा शहीद भारत रत्न
राजीव गांधी जी का था। 1989 में राजीव जी के पास लोकसभा में बहुमत था, हम लोकसभा में लाए, पास हो गया। राज्यसभा में 7 वोटों से गिरता है और 7 के 7 वोट भाजपा के समर्थन नहीं था। आया 1993, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, बहुमत नहीं था पर नियत थी, इच्छा शक्ति थी और सभी दलों में सहमति बनाई। लोकसभा राज्यसभा में संविधान संशोधन किए और बिल पारित होता है। और आज गर्व होता है बताते हुए, ये कांग्रेस के प्रयास थे, इच्छा थी कि आज 15 लाख बहनें निर्वाचित हैं, पंचायतों में और नगर निगमों में हैं और इनकी भागीदारी कितनी है? 30% नहीं है, 40% है इनकी भागीदारी। लेकिन अब ये आया कि जब 2010 आया कि आधी आबादी को उसके पूरे हक नहीं मिले हैं, अभी आधा आरक्षण मिला है नगर निगम और पंचायतों में। लोकसभा और विधानसभाओं का क्या होगा? तो 2010 में सोनिया गांधी जी यूपीए के नेताओं को एक किया, अरुण जेटली जी से बात हुई, राज्यसभा के नेता विपक्ष थे और वहां पर हम पास कराने में सबकी सहमति से कामयाब हो गए। लेकिन अब लोकसभा की बारी आई तो सुषमा स्वराज जी अड़ गई कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाजपा और सहमति नहीं बन पाई, बहुमत नहीं था, है ना, तो वहां नहीं पास हुआ। लेकिन राज्यसभा पास हो चुका था। लेकिन 14 में उम्मीद थी कि सरकार ने कहा था आते ही हम इसे लागू कर देंगे, लेकिन उसे लागू करने में 9.5 साल, वो भी मैं कह रही हूँ मास्टर स्ट्रोक खेलने का एक था कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। सब अचंभित रह गए कि अभी तो एक सत्र खत्म हुआ है और विंटर सेशन शुरू होना है, इसमें ये विशेष सत्र की आवश्यकता क्या है? तो लगा कि बहुत बड़ा कुछ देश को मिलने वाला है और चर्चाओं के बारे में मुद्दे पूछा तो भाजपा के नेताओं ने कहा हमें भी मुद्दा नहीं मालूम है। संसद सत्र बुलाया जाता है लेकिन मुद्दे किसी को नहीं पता है। और जैसे जैसे चर्चा हुई तो पता लगा 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है, यूसीसी आ रहा, पता नहीं क्या क्या अब चर्चाएं हुई, सिर्फ समय की बर्बादी थी क्योंकि वो कुछ तो हुआ नहीं। ये बात मेरी लास्ट एपिसोड में अपराजिता सारंगी जी बीजेपी से जो उनकी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे भी इस चीज़ के बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट की बात उनसे चर्चा चल रही थी, तो ऐसे में उन्होंने बोला कि नीति और नियत कांग्रेस के पास ज़रूर थी, लेकिन हमारे पास एक सशक्त सरकार है और सशक्त सरकार जब ये तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं तभी कोई बिल पास हो पाता है। तो नियत और नीति ज़रूर उनकी थी, लेकिन एक सशक्त और मजबूत सरकार के द्वारा ही ये बिल पारित हुआ है। कलेक्टिव एफर्ट की जब बात मैंने उनसे सवाल किया था। आप इस बात को स्वीकारेंगे? 303 विधायक हैं इनके, सांसद हैं इनके पास, इनको किसी की परवाह आज तक तो रही नहीं। जब कृषि कानून लेकर आए कोई सहमति बनी? तालेबंदी थी, हाँ, लोग घरों में बंद थे, आप अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाते हैं। तब तो सहमतियां नहीं थी, सिर्फ बहुमत था, जिसका जवाब सारंगी जी ने नहीं कहा कि हमारे पास बहुमत है। उस बहुमत तानाशाह में घमंडी सरकार ने किसानों को कुचला, भूमि अधिग्रहण कानून आए, आपको बिना तैयारी के रात को 8 बजे पता लगता देश भर में नोटबंदी हो गई। क्या तैयारी थी, क्या सूचना थी, क्या हाल हुआ देश का? आप रात को उठते और कहते तालेबंदी होगी, पूरा देश बंद कर दिया आपने, सोचा नहीं गरीब मजदूर का क्या होगा, कैसे घरों में जाएंगे, कुछ नहीं सोचा आपने। आज ये कहते हैं हमें तैयारी का समय चाहिए और 10 साल चाहिए आपको तैयारी के लिए। 10 साल मिले तो क्यों नहीं तैयारी की? तो ये कुछ भी कहें, सच्चाई ये है, ये स्वीकारेंगे कि 2024 की संसद में महिलाएं नहीं पहुंच रही, ना 2029 की पहुंच रही हैं, लेकिन कांग्रेस पहुंच रही है, इंडिया पहुंच रही है। और राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इंडिया के सरकार बनते ही, कांग्रेस के सरकार बनते ही 2024 में हम महिला आरक्षण कानून को आते ही लागू करेंगे। परिसीमन का रोड़ा, जनगणना का रोड़ा हटाते हुए ओबीसी महिलाओं को अधिकार देंगे और तुरंत लागू करेंगे। और आप देख लीजिएगा लोकसभा 24 में सरकार बनते ही अगला चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा का होगा और आप देखेंगे इन दोनों राज्य के विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण लागू होगा और आपको पहली विधानसभाओं में महिलाएं मिलेंगी। ठीक उसी तर्ज पे जब 1993 में जब हम लोग लाए थे, तब हमने परिसीमन का, जनगणना का रोड़ा नहीं अटकाया था और हमने इसको 6 महीने में 1993 में जब कानून बना पंचायतों में, नगर निगम, हमने लागू कर दिया था। और मध्य प्रदेश में चुनाव था सबसे पहला और सबसे पहले महिलाओं में महिला निर्वाचित होकर आ गई और आज देश, दिल्ली जैसे राज्यों में 50% महिलाएं नगर निगमों में हैं। सो आप देख रहे हैं ये सिर्फ लोग समझदार हैं, उन्हें पता है भाजपा की नेता महिलाएं क्या कह रही हैं और अलका लांबा क्या कह रही है। हमारी नियत थी, हमने 93 में लाए, बिना बहुमत के लाए, सहमति से रहे, लागू कर दिया। 40% महिलाएं आज उसका फ़ायदा उठा रही है और आपकी कितनी महिलाएं फ़ायदा उठा रही हैं? कोई महिला को फ़ायदा नहीं मिल रहा, इवन की जो उनको सुरक्षा मिलनी है वो भी छीन लिया आप लोगों ने। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन और सेंसस की बात है अलका जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2026 से पहले ये हो नहीं सकता। तो ऐसे में अगर इस मुद्दे पे सरकार को घेरा जाता है
तो आपको ये कितना रियलिस्टिक और रेलिवेंट लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि 2026 से पहले डिलिमिटेशन और सेंसस नहीं हो सकता? हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर सकते हैं, आप रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? यानी कि आप कहते हैं 26 में होगा, फिर उसके बाद आप इसको लागू करेंगे। हम कह रहे हैं इस शर्त को, परिसीमन और जनगणना की शर्त को, महिला आरक्षण वाली जो बात है वहां से हटा दीजिए और ओबीसी महिलाओं को अधिकार दे दीजिए। अब हम जातीय जनगणना के हितकारी हैं नहीं, ऐसा मैसेज आ रहा, हम जनगणना नहीं चाह रहे। हम जनगणना और जातीय जनगणना के समर्थक हैं। राहुल गांधी जी ने उदाहरण दिया संसद में खड़े होकर कि देश की जो सरकार चला रहे उसमें 90 सचिव में से मात्र 3 ओबीसी हैं। यानी कि हमारा ये कहना है जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। और देखिए, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, कांग्रेस शासनकाल में 2011 में हमने जातीय जनगणना की, उसके आंकड़े पढ़े हैं कि किसकी कितनी भागीदारी है। उसके बाद 10 साल बाद जातीय जनगणना होनी थी 2022 में, भाजपा के शासनकाल में बहानेबाजी होती रही, 23 आ गया, जातीय जनगणना नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि अब 26 तक नहीं हो सकती है, तो 2011 के जो जनगणना है उसे ही आप आधार बनाकर जिसका जितना हक अधिकार है वो दीजिए, और जो जनगणना होनी है जातीय वो आप करवाइए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान के हिसाब से हो, लेकिन वो हो। आपसे आखिरी सवाल अलका जी, एक लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने जिसमें 14 पत्रकारों को बॉयकॉट किया गया है। उस लिस्ट जारी करने के पीछे की पहली बात है वजह समझना चाहूँगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत हम पर ये चीज़ उठ रही थी हमारे कार्यकर्ता से लेकर कि फलाना चैनल का फलाना एंकर एक फलानी हेडलाइन के साथ जो बहुत ही भड़काने वाली है, जो धर्म पर हमला करती है, 2 धर्मों को लड़ाने की बात करती है, उकसाने का काम करती है, और हम उसको गलत मान रहे हैं लेकिन हम उसका साथ दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी दुकान है जो हम चला रहे हैं, क्योंकि ये कमर्शियल चैनल है। यहाँ पर बहुत सी ऐड मिलती है, कमर्शियल मिलता है, टीआरपी मिलती है, और शो में कुछ ऐसा हो तो उनको लगता है दर्शक देखते हैं, जिसके हम भी जिस अपराध के ना चाह कर भी एक हिस्से बने हुए थे। तो बहुत चाहता कोई नहीं था, मैं सही कह रही हूँ, ये फैसला किसी के लिए आसान नहीं था कि हम ऐसा फैसला लें, लेकिन बहुत मजबूरी में, बहुत सोच समझ के कुछ चैनल्स वापस, कुछ उनकी रिकॉर्डिंग, कुछ उनके कार्यक्रमों को देखा गया, और कुछ जो है बहुत बार उनको वार्निंग भी दिया गया कि हम आपके चैनल पे इन एंकर के प्रोग्राम में नहीं भेजेंगे अपने प्रवक्ताओं को अगर आप ऐसा करेंगे, और हमने जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उन कुछ चैनल्स के, उन एंकर्स के ऊपर जो है, और कहीं ना कहीं हमें लगा टीवी उनसे करवाता है, और टीवी ने कहा नहीं, हमें बैन मत करिए आप, ये उनकी एक फ्रीडम है कि वो करते हैं ऐसा, और हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर चैनल जिम्मेदारी लेता तो बहुत से चैनल है, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, उन चैनल पे हम अपने प्रवक्ता या डिबेट पे बिल्कुल नहीं जाते उन चैनल्स पे। लेकिन इन चैनल्स का यही कहना था कि हमारे जो है एंकर्स वो करते हैं, तो हमने फिर ठीक है, हमने चैनल बायकॉट नहीं किया, हम उस पर जा रहे हैं। लेकिन उनके कुछ एंकर्स को हमने जब कहा कि आप अपना नहीं बदलेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि आज लोग टीवी मीडिया देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ये जो डिबेट है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। और हमारी पूरी भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद था कि नफ़रत के बाज़ार बंद हों और मोहब्बत की दुकानें खुल पाएँ। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।